चक्रीपुर गांव में पति पत्नी सिनैया और कावेरी रहते थे। वो लोग किसान थे। उनके पास जो जमीन थी वो उस पर खेती करते थे और अपनी बेटी मेघना को पढ़ा रहे थे। उनकी बेटी ने 12वीं तक पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब उसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए शहर जाना था, लेकिन पैसे की व्यवस्था ना हो सकी। इसीलिए अब वो खाना बना रही थी और बाकी कामों में अपने माता पिता का हाथ बटाती थी। कावेरी और सिनैया ने अपना काम पूरा किया और अंधेरा होते ही घर आ गए। मेघना, बेटी मेघना कहाँ है? फिर कावेरी ने उसके कमरे में जाकर देखा तो वो वहाँ भी नहीं थी। पिता सिनैया ने आंगन में देखा तो मेघना वहाँ भी नहीं मिली। दोनों अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे कि आखिर वो कहाँ चली गई। तभी मेघना मिट्टी के घड़े में पानी लेकर आती हुई दिखाई दी। उसे देखते ही उसकी माँ उसके पास गई और पानी का घड़ा ले लिया। अरे बेटी, मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम ये सब काम मत किया करो। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बस। कावेरी ने घड़ा ले जाकर रसोई में रख दिया और फिर वो सिनैया और मेघना के पास आई और अपनी बेटी को देखकर बोली, देख बेटी, तू तो हमारी सरस्वती देवी है। तू बस अच्छी तरह से पढ़ाई कर, तुझे ये सब काम करने की जरूरत नहीं। आप लोग मेरी माँ पापा हो, लेकिन मुझे ये सब काम न करने के लिए मना कर रहे हो। लेकिन अगर कल मैं शादी करके यहाँ से चली जाऊंगी तो फिर मेरे ससुराल वाले आपको ही कोसेंगे कि आपने मुझे कोई काम नहीं सिखाया। तभी सिनैया का एक रिश्तेदार दामोदर वहाँ आ गया। कावेरी और मेघना अंदर चले गए। सिनैया और दामोदर बाहर बिछी काट पर बैठकर कुछ देर बात करने लगे। दामोदर कुछ पैसे लेकर आया था जो उसने सिनैया को दिए और सिनैया ने खुशी खुशी वो पैसे रख लिए। कावेरी अंदर से चाय लेकर आई और थोड़ी देर बाद दामोदर चाय पीकर वहाँ से चला गया। उसके बाद अंदर से कावेरी और मेघना बाहर आए। सिनैया ने वो पैसे मेघना को दिए और बोला, मेघना बेटी, ये पैसे लो और कल से शहर जाकर कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर दो। ये पैसा उसी के लिए है। ठीक है पापा। शहर में तेरे लिए कोई डर नहीं है बेटी। तेरे चाचा चाची और बहन श्यामला वहाँ है। देखना, वो सब तेरा बड़े अच्छे से ध्यान रखेंगे। कल मैं तुझे बस में चढ़ा दूंगा और जब तू शहर पहुँचे तो अपनी बहन को बुला लेना, वो तुझे लेने स्टेशन आ जाएगी। सिनैया इस तरह मेघना से बात कर रहा था कि तभी मेघना का फोन बज उठा। मेघना ने देखा तो शहर से श्यामला का कॉल था। शहर से बहन का कॉल आ रहा है, मैं बात कर लेती हूँ। और वो अपना मोबाइल लेकर अंदर चली गई। हेलो श्यामला दीदी। श्री कृष्ण कॉलोनी में अपनी बालकनी में खड़ी श्यामला बोली, ओफो, मैं तुमको कितनी बार कहूँ कि मुझे श्यामला दीदी नहीं बल्कि श्याम बुलाया करो। श्याम? कौन श्याम? राधे श्याम, कृष्ण श्याम या फिर घनश्याम? ये तो बता दो। क्या मेरी बहन आजकल गांव में बैठकर श्लोक लिख रही है? तो क्या दीदी, चाची और चाचा ने इतना अच्छा नाम रखा है श्यामला और अब आपने इसे उठाकर श्याम कर डाला। हाँ, श्यामला नाम किसी बुढ़िया के नाम जैसा लगता है। श्याम थोड़ा मॉडर्न नाम है, लेकिन तुम मेरे दुख को कभी नहीं समझोगी, है ना? ओहो श्यामला दीदी, फिर देखो, फिर से तुम वही कह रही हो। ओह सॉरी, श्याम दीदी। दीदी नहीं, मुझे मेरे नाम से ही बुलाओ। आपका मतलब श्यामला ही है ना? देखो, तुम मेरा बहुत मजाक उड़ा रही हो। देखना, मेरा भी टाइम आएगा और फिर मैं तुम्हारी खूब खिंचाई करूंगी। अच्छा बताओ, आपका शहर कैसा है दीदी? कौन सा शहर बहन? पुराना शहर, हाईटेक सिटी या फिल्म सिटी? बोलो ना। अच्छा दीदी, तो अब आप मुझसे बदला ले रही हो? नहीं नहीं, इसे बस थोड़ी सी खिंचाई कहते हैं। ठीक है, बोलो मेरी छोटी बहन, कितनी छोटी? 1.5 फुट छोटी या 3 फुट छोटी? कितनी छोटी? आप मुझे ऐसे चिढ़ाओगी तो मैं शहर नहीं आऊंगी। कौन से शहर नहीं आओगी? मेहंदीपट्टनम, इब्राहिमपट्टनम? दीदी, मैं फोन रख रही हूँ। कौन सा फोन? नोकिया, वीवो या ओप्पो? कौन सा फोन रख रही हो? दीदी, इतना चिढ़ाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। देखो, मैं रोने वाली हूँ। चिढ़ाना? क्या चिढ़ाना? तुम तो चिढ़ती ही नहीं हो, बस चिढ़ाती हो। अब तो मेघना से भी शहर की बहन का उसे चिढ़ाना सहन नहीं हो रहा था और वो रोते हुए बोली, अच्छा पापा, अब मैं अच्छी तरह समझ गई कि आपको कैसा लग रहा था। देखा, तुम्हें नहीं पता कि जो मैं चिढ़ाने पर आ जाऊं तो तुम्हें तुम्हारी नानी याद दिला सकती हूँ।
अब अगली बार अगर तुमने मुझे चिढ़ाने के बारे में सोचा भी तो सोच लो कि क्या होगा। तुम ऐसे ही प्लीज प्लीज करती रह जाओगी। ठीक है श्यामला दीदी। और मुस्कुराते हुए मेघना ने कॉल काट दिया और वापस अपने माता पिता के पास आ गई। लगता है श्यामला दीदी ने मेरे लिए शहर में रहने का सारा इंतजाम कर दिया। फिर उन तीनों ने रात का खाना खाया और सोने चले गए। अगले दिन मेघना शहर जाने वाली बस से शहर पहुंच गई। वहां उसने देखा कि श्यामला कार में उसका इंतजार कर रही थी। मेघना ने ध्यान दिया कि श्यामला एकदम आधुनिक कपड़े पहने हुए है। दोनों बहन एक दूसरे से मिली और फिर कार में बैठकर घर की ओर चल दी। 15 मिनट बाद ही उनकी कार श्री कृष्णा कॉलोनी में गोविंद हाउस के सामने रुकी। श्यामला और मेघना दोनों घर के अंदर गए। मेघना ने अपनी चाची मंजुला को देखा और नमस्ते चाची, आप कैसे हो? बस बेटी, हाथ पैर आंखें दिमाग सब ठीक तरह काम कर रहे हैं। क्या चाची, आप भी ना? चाची जी कहाँ हैं? और वो कैसे हैं? यही होंगे। वो न तो पहाड़ चढ़ने जाते हैं और न ही सीढ़ी, यहाँ तक कि कार और साइकिल पर भी चढ़ना नहीं पसंद करते। सुनकर मेघना का मुंह लटक गया। ये देखकर मंजुला और श्यामला दोनों हंस पड़ी। तभी गोविंद अपने कमरे से हॉल में आया। कैसी हो मेघना बेटी? मैं अच्छी हूँ चाचा जी, आप कैसे हैं? मैं खंबे जैसा हूँ और शायद खजूर के जैसा लंबा हूँ और मैं सीमेंट जैसा मजबूत भी हूँ बेटा। हाँ। फिर गोविंद हंसने लगा, लेकिन मेघना बिना कुछ बोले अपना बैग उठाकर घर से बाहर जाने लगी। उसे देखकर तीनों और भी ज्यादा हंसने लगे और तुरंत बताया कि वो उसे सिर्फ चिढ़ा रहे थे। और फिर मेघना भी थोड़ी मुस्कुरा दी और रुक गई। अगले दिन मेघना और श्यामला दोनों कॉलेज जाने के लिए कार से निकली। 10 मिनट बाद श्यामला ने बिरला मंदिर के सामने कार रोकी और नीचे उतर गई। क्या कॉलेज आ गया दीदी? नहीं, ये बिरला मंदिर है, चलो प्रार्थना करेंगे। दोनों ने प्रार्थना की और फिर श्यामला और मेघना वापस कार में बैठे और आगे बढ़ गए। फिर श्यामला ने एक दरगाह पर गाड़ी रोक दी। अब कॉलेज आ गया दीदी? नहीं नहीं, दरगाह आई है, चलो यहाँ भी प्रार्थना करेंगे। उन दोनों ने प्रार्थना की और गाड़ी में बैठकर वहाँ से चल दी। कुछ समय बाद कार एक चर्च के सामने जाकर रुकी। दोनों कार से नीचे उतरी और उन्होंने चर्च के सामने भी प्रार्थना की। क्या दीदी, कॉलेज की बजाय आप मुझे मंदिर, दरगाह और चर्च ही घुमाए जा रही हो? हाँ, मेरी बहन को सभी देवताओं का आशीर्वाद मिलना चाहिए, इसलिए हम सब जगह प्रार्थना कर रहे हैं। अपनी शहर की बहन का अपने लिए प्यार देखकर मेघना खिलखिला पड़ी। फिर वो खुशी खुशी कॉलेज गई और मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी। ये सहारनपुर कस्बा है। यहाँ दानिश और सुजाता नाम की पति पत्नी रहा करते हैं। वो दोनों छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं और अपने बच्चों अविनाश और नूतन को पाल रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होने के कारण वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला सके थे। अविनाश मैकेनिक का काम करता था और बेटी नूतन ने सिलाई सीखी थी और एक दुकान खोलने की सोच रही थी। एक दिन उसने अपनी माँ को इसके बारे में बताया। तुमने जो कहा वो ठीक है बेटी, वैसे भी गांव में अभी तक कोई दर्जी की दुकान नहीं है। अगर तुम शुरू कर दो तो सब तुम्हारे पास ही आएंगे और काम तुम्हारा अच्छा चलेगा। जब सुजाता और नूतन दुकान खोज रही थी तो उन्होंने एक दुकान का शटर लगा देखा। उन्होंने वो दुकान अंदर से भली भांति देखी और कुछ पैसा देकर बात पक्की कर ली। फिर उन्होंने दुकान की सफाई की और घर आ गई। शाम को अविनाश जब घर आया तो उसने नूतन को कुछ पैसे दिए। एक अच्छा मुहूर्त देखकर उन्होंने नूतन लेडीज टेलर के नाम से एक दुकान शुरू कर दी। उस गांव में एक ही दर्जी की दुकान होने के कारण हमेशा कोई न कोई ग्राहक वहां बना ही रहता था। नूतन को एक पल की भी फुर्सत नहीं थी। कुछ दिनों के बाद नूतन की दुकान पर कांता नाम की एक औरत आई और शिकायत करते हुए कुछ यूं कहने लगी। ये क्या है? मैं कैसी हूँ और तुमने ये कपड़ा मेरे लिए कैसे सिला है? नाप ठीक से लिया भी था या नहीं? फिर कांता ने उसे ब्लाउज दिखाया और नूतन उसे देखकर बोली, ठीक ही तो है आंटी। क्या ठीक है? जब मैंने इसे पहनकर देखा तो मेरी कोहनी से ऊपर चढ़ा ही नहीं। मैं इतनी मोटी हूँ फिर भी इतना कसकर ब्लाउज सिला है। तुम्हारा इरादा क्या था? हाँ, अच्छा इरादा था आंटी,
आप हमेशा ही ऐसे थोड़ी रहने वाली हैं। मैंने तो आपका भविष्य देखकर सिला था। जब आप कसरत करके पतली और नाजुक हो जाओगी और अंकल आपके आगे पीछे घूम रहे होंगे, आपकी खुशी की कोई सीमा नहीं होगी। तब ये ब्लाउज एकदम फिट आएगा। जब नूतन ने ऐसा कहा तो कांता भी सपनों में खो गई। इसे देखकर नूतन मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर बाद जब कांता को होश आया, ठीक है मैं जाती हूँ, घर पर तुम्हारे अंकल इंतजार कर रहे होंगे। उसने ऐसा कहा और ब्लाउज लेकर वहाँ से चली गई और नूतन फिर से अपनी सिलाई करने में लग गई। 10 मिनट के बाद एक दूसरी लड़की आई। उसकी शादी नहीं हुई थी और उसने एक ढीला सा टॉप पहना हुआ था। ये क्या है नूतन? मैंने तुमको कैसे सिलाई करने के लिए कहा था और तुमने कैसे सिल दिया? तुमने तो मेरा माप भी लिया था ना? हाँ, फिर कैसे हो गया ऐसा? बिना कुछ बोले नूतन ने उस ढीले टॉप को अच्छे से देखा और तुरंत बोली, अरे कावेरी, क्या तुमको लगता है कि मैंने बिना सोचे समझे सिलाई कर दी है? वैसे भी अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तुमने बताया था, तो फिर तुम थोड़ी मोटी भी हो जाओगी ना। और फिर अगर तुम एक टॉप पहनना चाहोगी तो वो तुरंत कहाँ से आएगा? तो इसलिए मैंने पहले ही तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचकर इसे ऐसा सिल कर दिया। तुम्हें नहीं पसंद तो इसे ठीक कर देती हूँ। तुम्हें कैसे पता कि मैं मोटी हो जाऊंगी? हम बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं ना। तुमने भी अपनी सहेलियों को देखा होगा। मेरी खुद ऐसी बहुत सी सहेलियां और बहनें हैं जो पतली थी लेकिन शादी के बाद मोटी हो गई। आजकल तो मोटे लोग पतले और पतले लोग मोटे होते जा रहे हैं। नूतन ने कावेरी को भी अपनी बातों में ऐसा उलझाया कि वो सोच में पड़ गई और थोड़ी देर बाद चुपचाप अपना वही ढीला टॉप पहने पहने वापस चली गई। नूतन हंसने लगी। अब तो जो भी वहाँ शिकायत लेकर आता वो उन सबको बातें बना बना कर उलझा देती और विदा कर देती थी। फिर कुछ दिनों बाद एक चैत्रा नाम की एक लड़की उस गांव में रहने के लिए आई। उसके परिवार ने किराए पर एक घर ले लिया। पापा, मैं जाकर कोई काम की तलाश करती हूँ। चैत्रा भी सिलाई का ही काम खोज रही थी। उसने नूतन लेडीज टेलर दुकान देखी और अंदर गई। वो नूतन से बात करने लगी कि वो भी वहाँ काम करना चाहती है और बताया कि वो कपड़ा काटना और इस्त्री करना भली भांति जानती है। लेकिन नूतन ने चैत्रा को काम पर नहीं रखा और वापस भेज दिया। चैत्रा वहाँ से जाते समय सोचने लगी, मैंने काम मांगा तो उसने कितनी सारी बातें करनी शुरू कर दी। इस कस्बे में सिर्फ उसकी ही एक दर्जी की दुकान है, लेकिन अगर मैं कर्ज लेकर दुकान लगा लूं तो इसे तो सबक सिखाना ही होगा। हाँ। फिर उसे पता चला कि अपने प्रमाण पत्र रखने से भी पैसा मिल जाता है, तो उसने ऐसा ही किया और इस तरह उसके पैसों का बंदोबस्त हो गया। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर चैत्रा ने अपनी एक दर्जी की दुकान खोल ली। वो बड़े करीने से सिलाई करती थी और बहुत से लोगों को चैत्रा का काम पसंद आने लगा था। फिर सभी लोग चैत्रा की दुकान पर ही जाने लगे। उसकी तरक्की देखकर नूतन को जलन होने लगी। उसने जाकर चैत्रा से झगड़ा किया। दोनों एक दूसरे पर चिल्लाई और एक दूसरे पर उठा उठाकर कपड़े फेंके। यहाँ तक कि दोनों ने एक दूसरे के बाल भी खींचे। नूतन के भाई अविनाश ने दूर से ये सब होते देखा। इन दोनों की लड़ाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इन झगड़ों से बचने के लिए मुझे ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। उसने ऐसा सोचा और फिर एक दिन उसने चैत्रा से बात की और एक समझौता किया। चैत्रा भी इसके लिए राजी हो गई। नूतन को इस बारे में कुछ नहीं पता चला। माँ पापा, हम इस गांव से चले जाएंगे। उस रात चैत्रा ने जरूरत का सारा सामान बांध लिया। उधर नूतन को गुस्से में नींद नहीं आ रही थी। उसने चैत्रा की दुकान जला डालने की सोची। उसने मिट्टी के तेल की बोतल ली और चल पड़ी, लेकिन अविनाश ने उसे देख लिया और उसके पीछे पीछे हो लिया। नूतन चैत्रा की दुकान पर पहुंची और इधर उधर देखने लगी। ये सोचकर कि कोई उसे नहीं देख रहा है, उसने दुकान पर मिट्टी का तेल डाल दिया। फिर वो लाइटर जलाकर फेंकने ही वाली थी कि ठीक तभी अविनाश उसके सामने आ गया और नूतन एकदम से चौंक गई। नूतन, लालच की वजह से तुम एक गलत काम तक करने को तैयार हो। ये कस्बा सिर्फ तुम्हारा तो नहीं, जो भी यहाँ आए और रहे वो कोई भी कुछ भी कर सकता है। वैसे मैंने कल ही चैत्रा से बात की है और उसे कुछ पैसे दिए हैं। कल सुबह वो लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं, समझ गई? फिर अविनाश और नूतन घर चले गए। अगले दिन जब चैत्रा गांव छोड़कर जा रही थी, नूतन ने उसे रोक लिया।
वो अपने बर्ताव पर पछता रही थी और चैत्रा से माफी मांगने लगी। साथ ही उसके भाई ने जो पैसे चैत्रा को दिए थे, उसने उससे चैत्रा को एक अच्छी दुकान लगाने का मशवरा दिया। नूतन ने अपनी सिलाई जारी रखी और चैत्रा ने रेडीमेड कपड़ों की दुकान शुरू कर दी।